Okay, so class, today's topic is third chapter we can say of the NCERT, that is chemical kinetics. Chemical kinetics. So what does it mean? Kinetics, और इसकी हमें केमिस्ट्री में जरूरत क्यों है या क्यों पड़ती है हमें काइनेटिक्स की जरूरत, तो इसको हम लोग आज समझेंगे। काइनेटिक्स का मतलब होता है काइनेटिक्स ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जो किससे बना है? काइनेसिस से। काइनेसिस, काइनेसिस विच मीन्स काइनेसिस विच मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट। तो काइनेटिक्स किससे बना है? ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड काइनेसिस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है क्या? मूवमेंट। मीन्स जो केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन की मूवमेंट, या फिर हम ये कह सकते हैं काइनेटिक्स, सिंपल लैंग्वेज में काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन की स्पीड, और उसी को हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। उसी को हम लोग स्पीड को ही, काइनेटिक्स को ही क्या डील करते हैं? कौन से टर्म से टर्म इस्तेमाल करते हैं? रेट टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रेट और स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स को, केमिकल काइनेटिक्स को, केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the speed of chemical reaction and the factors affecting the केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या? केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? केमिकल काइनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात करते हैं, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, या क्या बोलते हैं? रेट। कि केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होती है ना? केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, उसकी रेट क्या है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। अब ये बात आती है कि आखिर केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स या फिर इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स हमें फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बताता है। फिजिबिलिटी, कोई रिएक्शन नेचर में अपने आप होगी या नहीं होगी, ये कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। जैसे आपने पढ़ा है कि डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। कैसी है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि रिएक्शन कैसी है? एट इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, इट मीन्स रिएक्शन कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। मीन्स कि डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या बता रही है? फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन बता रही है कि कोई रिएक्शन नेचर में अपने आप फिजिबल है या नहीं। फिजिबिलिटी ऑफ, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन बता रही है कौन? डेल्टा जी, गिब्स फ्री
एनर्जी की वैल्यू जो है हमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बता देती है। और इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि Kc की जो वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हमें ये बता देता है कि कोई रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगी, एक्सटेंट टू विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, मतलब किस एक्सटेंट तक कोई रिएक्शन होगी ये कौन बता देता है, Kc बता देता है। तो फिजिबिलिटी का आंसर थर्मोडायनेमिक कर देता है और किस एक्सटेंट तक कोई रिएक्शन होती है उसका आंसर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर देता है। लेकिन किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन होगी इसका आंसर हमें ना तो थर्मोडायनेमिक्स देता है और ना ही केमिकल इक्विलिब्रियम देता है। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, केमिकल काइनेटिक्स की, या इसको हम एक और टर्म दे सकते हैं केमिकल डायनेमिक्स। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि रेट कैसे निकालते हैं या रेट क्या होती है, स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन की रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि रेट होता क्या है, रेट, तो रेट समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है, कोई रिएक्शन अगर एक्वस मीडियम में हो रही है, तो एक्वस मीडियम में जब हो रही होगी रिएक्शन तो हम किसमें चेंज देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन में भी किसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखेंगे और किसमें, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखेंगे। क्योंकि होगा क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्वस मीडियम में जो रिएक्शन हो रही होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होगी। अगर कोई गैसियस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन गैसियस मीडियम में हो रही है, तो हम किसमें चेंज देखेंगे, प्रेशर में चेंज देखेंगे, और प्रेशर में भी किसके, रिएक्टेंट, और वही दो बातें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के प्रेशर में चेंज देखेंगे। ठीक, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि रेट होता क्या है, तो रेट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट कि चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, आइदर इट इज कॉन्सेंट्रेशन और इट इज प्रेशर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, वो किस रेट से कंज्यूम हो रहा है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट बोलते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि रेट को लिखेंगे कैसे। जैसे आपको रिएक्शन दे दी कि सपोज आपके पास में है ए जा रहा है बी में, या सपोज 2A जा रहा है 3B में, या सपोज आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग यू SO3, ये भी गैसियस है। अभी जो मैंने बोला कि गैस में चेंज देखेंगे, अगर रिएक्शन गैसियस मीडियम में हो रही तो हम किस में देखेंगे, प्रेशर में चेंज देखेंगे। या फिर आपको ऐसे दे दिया कि H2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव N2 थ्राइस ऑफ H2 गिविंग यू ट्वाइस ऑफ NH3। तो इन सब ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना, ये सब केमिकल रिएक्शन, इनका रेट कैसे लिखेंगे। तो ये तो केमिकल रिएक्शन की रेट पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम किस टाइप की केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइप की केमिकल रिएक्शन जो नेचर में एग्जिस्ट कर सकती हैं, उन सभी की रेट को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। हम सभी टाइप की केमिकल रिएक्शन के रेट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसमें से कुछ ही केमिकल रिएक्शन है जिनका रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे नेचर में अगर 3 टाइप रिएक्शंस हैं, सपोज देयर इज वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन में जैसे जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती है नेचर में, आयनिक रिएक्शंस जितनी भी होती हैं, आयनिक रिएक्शंस,
वो सभी क्या होती हैं, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस है सभी वेरी फास्ट रिएक्शंस है। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शंस की काइनेटिक्स को हम स्टडी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई ऐसा मेथड अवेलेबल नहीं था जिनसे इनकी काइनेटिक्स को स्टडी किया जा सके, बट अब तो कई मेथड अवेलेबल है जिनसे इनके भी काइनेटिक्स को स्टडी किया जा सकता है, बट ये हमारे काम की नहीं है ना। इनकी काइनेटिक्स को स्टडी करना हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए हम इनकी काइनेटिक्स को स्टडी नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शंस, उनकी काइनेटिक्स को हम स्टडी करते हैं जल्दी। आयनिक रिएक्शंस में जैसे आपने ले लिया HCl प्लस आपने ले लिया NaOH और इनकी रिएक्शन करा के आपने NaCl प्लस वाटर बनाया। तो अब आपको पता है कि HCl में क्या है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है, यहाँ क्या OH नेगेटिव। अब ये चूंकि आयनिक रिएक्शंस इतनी फास्ट इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें कोई बॉन्ड का बनना या फिर बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व नहीं होता। इनमें क्या है, आयंस हैं। जैसे ही आप क्या करोगे रिएक्शन, जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे या फिर इनका रिएक्शन कराओगे तो ये तुरंत अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी ये H+ दे देगा, Cl नेगेटिव दे देगा, ये तुरंत अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और सिर्फ आयंस का जुड़ना होगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड का टूटना या बॉन्ड का बनना नहीं होगा। तो ये H पॉजिटिव इसके साथ बना लेगा, ये Cl नेगेटिव इसके साथ, और NaCl और वाटर बन जाएगा। तो ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 10 टू द पावर ये कितने में हो जाते हैं, 10 टू द पावर -12 टू 10 टू द पावर -15 सेकेंड में ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ही 10 टू द पावर -12 टू 10 टू द पावर -15 सेकेंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और इस वजह से इनकी काइनेटिक्स को हम लोग स्टडी नहीं करते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं, देयर आर मेथड्स by which we can study the kinetics of this type of chemical reactions also, but है ना। next is very slow reactions. if we have very slow reactions, तो अगर हमारे पास बहुत स्लो रिएक्शन है लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, Fe2O3.XH2O, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कैन से। तो ये इतना टाइम लेता है कि इसकी काइनेटिक्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वेरी स्लो रिएक्शंस की काइनेटिक्स को भी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। या फिर जैसे आप डायमंड shall be converted into graphite, but it takes such a lot of time that it can be considered as कि ये static है, डायनेमिक नहीं है, ऐसा मानते हैं। होगा तो डायनेमिक ही, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है, इस वजह से इन टाइप की केमिकल रिएक्शंस की काइनेटिक्स को भी हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। जो मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस होती हैं, मॉडरेट टाइप केमिकल रिएक्शंस, तो जो मॉडरेट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी काइनेटिक्स को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन्हीं की काइनेटिक्स को इस पूरे चैप्टर में हम डील करने वाले हैं। जितनी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब जैसे आप इन्वर्जन ऑफ शुगर मतलब कैसे, कि जैसे आपके पास में क्या है, C12H22O11 प्लस H2O, तो आपको क्या मिला बना के देगा, ये C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी ये क्या है, ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सुक्रोज है ना। तो ये क्या है, इसकी काइनेटिक्स को हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एक और, ये पहली है, ये दूसरी, ये क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसको भी, इसकी काइनेटिक्स को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो उन टाइप की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं हम लोग इसमें, जो मॉडरेट होती हैं, जो एक फाइनाइट इंटरवल में कंप्लीट हो जाती हैं, उनकी काइनेटिक्स को हम स्टडी करते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। अब हम लोग देखेंगे कि रेट को फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे आपके पास सपोज आपके पास में कोई एक रिएक्टेंट है A,
और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सपोज बी में कन्वर्ट हो रहा है। हमें रेट देखना है कि रेट ए की जो रेट है वो किस रेट से बी में कन्वर्ट हो रहा है, किस रेट से ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम पहले ये देखेंगे कि टाइम टी इज इक्वल 0 जब था, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो उस पॉइंट पे ये जो ए है हमारा रिएक्टेंट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ए नॉट होगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ए नॉट होगी। ठीक उसी टाइम पे क्या होगा कि जो बी है हमारा, सिंस ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, टाइम टी इज इक्वल 0 है, तो ये कितना बना होगा, ये 0 बना होगा। ठीक, अब टाइम t इज इक्वल कुछ टाइम हो गया 5 मिनट 10 मिनट और समथिंग, टाइम t इज इक्वल t पर, तो ये कुछ बन गया होगा, मतलब ये क्या होगा, कुछ घट गया होगा, क्योंकि ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी आगे, तो जितना ये बनेगा उतना ही ये घट जाएगा, या ये कहें कि जितना ये घटेगा उतना ही ये बन जाएगा। तो हमने मान लिया कि टाइम t इज इक्वल t पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 80, तो ये कितना बन जाएगा, bt, ये b कितना बन गया, bt। अब अगर मैं ये कहूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि AT जो बना है t टाइम पर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो अगर मैं स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में घटाऊं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A थी, और चूंकि स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में अगर मैं घटाऊं तो इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1। तो अब मैं ये मान लेता हूं कि कितना घट गया, x, मतलब A नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, उसमें से x अमाउंट A का क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये कितना बन गया होगा, x। जितना ये घटा होगा रिएक्टेंट उतना ही तो प्रोडक्ट बना होगा। तो अब हम इसको लिखें अगर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि चेंज, इसको हम अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या फिर ये कहें कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे माइनस, सिंस इट इज रिएक्टेंट तो माइनस लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, चेंज, और रेट लिख रहे हैं तो रेट को कैसे लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक ऐसे ही अगर हम देखें कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, सिंस इट इज प्रोडक्ट, तो हम इसके केस में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखना है तो सिंस इट इज प्रोडक्ट, तो हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, या फिर कुछ भी ना लगाएं, तो वो कंसिडर अंडरस्टूड है कि वो कैसा है, प्रोडक्ट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब इसको हम अगर सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 80 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ए नॉट, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है, टी, इनिशियल टाइम कितना है, 0, और यहाँ माइनस का साइन हम लगाएंगे क्योंकि रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको और आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, AT की जगह पे AT की अगर हम वैल्यू रख दें तो A नॉट माइनस x माइनस A नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस 0 मीन्स t, और इसको हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा लेंगे। अब यहाँ से A नॉट और A नॉट तो कैंसिल, तो होगा क्या, ये वैल्यू अगर मैं माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा तो ये जो रेट होगी, रेट निकल के आएगी नेगेटिव में, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम माइनस का साइन अलग से इसमें लगाते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अब निकल के आएगी x/t। अगर मैंने माइनस का साइन पहले से नहीं लगाया होता तो ये निकल के आता माइनस x/t, और रेट होती नेगेटिव में, सिंस रेट नेगेटिव में हो नहीं सकती इसलिए मैंने एक नेगेटिव साइन खुद से लगाया। ठीक, अब अगर मैं इसको ऐसे ही लिखने जाऊं तो इसमें मुझे माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रेट किसका है, ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट टाइम के साथ में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब x माइनस 0, तो x, तो ये कितना निकल के आएगा, ये भी निकल के आएगा कितना, x/t। अब मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए, तो सिंस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि आपकी जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, वो बराबर होनी चाहिए चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो अगर मैं इसका देखूं तो ये कितना निकल के आया है, ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आई है, x/t, और ये कितना निकल के आया है, इसका भी निकल के आया है x/t। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इस टाइप से हम क्या निकालते हैं,
रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन की निकालते हैं। लेकिन ये तो तब की बात थी जब हम स्टोइकियोमेट्री क्या मान के चल रहे थे 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कुछ मान लूं, जैसे इसको 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं, तब उस रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये वाली वैल्यू 2x/t आएगी, ये 3x/t आएगी, तब इक्वल नहीं होगी। उस कंडीशन में ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। और सिंस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के केस में लिखो या प्रोडक्ट के केस में लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी इसकी, उस स्टोइकियोमेट्री से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगी। जैसे मैं इसको करके दिखा देता हूं कि आपके पास सपोज आपके पास क्या है, ट्वाइस ऑफ ए गिव्स यू थ्राइस ऑफ बी, ऐसा है। अभी मैंने क्या लिया था, ए की स्टोइकियोमेट्री एक ही थी, यानी कि ए गिविंग यू बी। अब मैंने क्या किया, स्टोइकियोमेट्री बदल दिया, 2 और 3 कर दिया। तो अगर मैंने स्टोइकियोमेट्री 2 और 3 कर दिया तो इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे कि सेम वही बात, t इज इक्वल 0 पे हम देखेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे A0 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे 0। t इज इक्वल टाइम t पर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है यानी 2A, ये जो हमारा रिएक्टेंट है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कितना बनेगा 80। और जैसा मैंने अभी घटाया था स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में, ये कितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 कितना चला गया, तो मैंने स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में x घटाया था क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कितनी थी 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में घटा रहा हूं, तो मैं इसको मान सकता हूं कि ये कितना हो गया 2x। तो ये कितना बना होगा, सिंस इसके 2 से इसका 3 बन रहा है, तो अगर इसका 2x घटा होगा तो इसका 3x बना भी होगा। तो इसको मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये चूंकि अभी क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब रेट मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो जीरो था, लेकिन जब रिएक्शन t टाइम पे पहुंच गई तो कुछ बना होगा। कितना बना होगा, जितना ये घटा होगा, जितना ये घटा उतना ही ये बना। तो मैं BT इज इक्वल इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये कितना क्या मान सकता हूं 3x। मतलब 3x कहां से आया, मैं स्टोइकियोमेट्री, आप घटाने को कुछ भी घटा सकते हैं, आप इसका हाफ घटाइए, 2 घटाइए, 4 टाइम घटाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आंसर आ ही जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। पर इसके रिस्पेक्ट में अगर आप स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में घटाते हैं तो आंसर क्या है आपका, ये जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। तो मैंने क्या किया, 3x कहां से आया, चूंकि इसके 2 से इसका 3 बन रहा था, तो अगर मैंने इसका 2 डिक्रीज किया यानी 2 टाइम्स से डिक्रीज हुआ तो ये 3 टाइम्स बना भी होगा। तो ये कितना बन गया 3। अब मैं अगर इसका क्या लिखना चाहूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखने जाऊं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। और इसको मैं लिखूंगा तो चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो कितना है, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं A0 माइनस 2x माइनस A0 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम t। तो मैं सीधा सीधा कितना लिख देता हूं, t बस लिख देता हूं क्योंकि इनिशियल टाइम कितना है 0। अब आप इसको अगर आप देखोगे तो ये कितना निकल के आ रही है वैल्यू, माइनस में 2x/t निकल के आ रही है, माइनस में 2x/t। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक माइनस का साइन लगाएंगे जो कि इसको पॉजिटिव बना देगा और ये कितना हो जाएगा 2x/t। ठीक ऐसे ही जब मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी करूंगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी अगर मैं करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, वही सेम बात, यानी कि आप सीधे सीधे ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये कितना निकल के आएगा 3x/t। अब अगर मैं रेट लिखने जाऊं दोनों के केस में, तो मैंने क्या कहा कि रेट शुड बी इक्वल, मतलब आप चाहे इस केस में लिख रहे हो कि चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू टाइम t विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। दोनों के केस में होना इक्वल चाहिए, लेकिन है क्या, यहाँ पे हमारे पास जो इसकी रेट आ रही है वो कितनी है 2x/t और इसकी कितनी आ रही है 3x/t। तो अब ये दोनों रेट इक्वल हैं ही नहीं, इसकी तो रेट तो इक्वल होनी चाहिए, पर स्टोइकियोमेट्री अगर है और उसके रिस्पेक्ट में हम लेके चल रहे हैं तो ये रेट तो इक्वल है नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से यहाँ पे क्या एक ऐड करते हैं कि जो भी स्टोइकियोमेट्री है उस स्टोइकियोमेट्री से इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको हम ऐसा कर देंगे 1/3, है ना। तो स्टोइकियोमेट्री से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो x/t ये आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू
दिस, और इस टाइप से हम क्या लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे आपके पास दिया हुआ है, सपोज क्या दिया हुआ है, N2 gives you thrice of H2 twice of NH3। अब इसका मुझे क्या लिखना है, सीधा सीधा, मैं अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस नहीं लिखने जा रहा हूं, सीधा सीधा अगर मुझे ROR लिखना है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के केस में अगर मैं कर रहा हूं, तो रिएक्टेंट के केस में क्या करूंगा, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 with respect to time t will be equal to change of concentration of H2 with respect to time t, और ये will be equal to किसके, change of concentration of NH3 with respect to time t। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या है, ये इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये 1 है, इसका 3 है, और इसके कितने हैं, 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्टोइकियोमेट्री है, तो सिंस यहाँ पे तो 1 है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहाँ 3 है तो इसको 1/3 कर देंगे, और यहाँ 2 है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1/2। अब आपका ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, देन टाइप्स ऑफ रेट, एंड देन ऑर्डर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल दिस थिंग्स।